के साथ है आदित्य, और आदित्य को एसएससी में डब्ल्यू ब्रांच मिला है और ये उनका सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट उनका 2022 में था और उनको बीआरओ ब्रांच मिला था, और अभी सेकंड अटेम्प्ट 2023 में उनको सीपीडब्ल्यू मिला है और उनकी रैंक थी 23। तो आइए जानते हैं आदित्य की अब तक की जर्नी कैसी थी और उन्होंने इनके एक्सपीरियंस कैसे थे और उन्होंने कैसे 23 रैंक हासिल किया। Embark on a journey of learning with Concept Booster for civil engineering, mechanical and electrical engineering, unlocking the basic of all engineering on each page. For your engineering with Concept Booster, a well-crafted book designed to illuminate essential theories and formulas in visualizing engaging manner. The book offers a concise yet comprehensive approach, ensuring every concept is understood with clarity. Packed with well-illustrated formula, it serves as the ultimate one-stop solution for students, making the learning journey smooth and efficient. It includes well-illustrated formula, scripts and key theory concept, one-stop solution for students. Key features of the book: well-illustrated formula enhance comprehension, providing a visual aid for better understanding. Emphasis on scripts and key concept ensure a focused and efficient learning experience, avoiding unnecessary details. The provision of one-stop solution streamline the learning process for students, making it a more straightforward and efficient educational resources. Why this book? It resolves complex theory through well-illustrated formula with ease, streamline understanding with grips and key concept, focusing on essential knowledge, and unlock your potential and conquer an exam with confidence. बुक को आप अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आप पीडब्ल्यू के ऐप से परचेस करते हैं तो RIS 250 कोड यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। स्कोरिंग होता है, और अगर किसी का टेक्निकल उतना स्कोरिंग ना हो और नॉन टेक बहुत अच्छा हो, तो आपको क्या लगता है कि वो बेनिफिशियल होगा या नहीं? नॉन टेक बहुत अच्छा है तो हो सकता है उसको प्री में थोड़ा सा बेनिफिशियल मिले, बट मेंस तो पूरा प्योर टेक्निकल आता है, तो टेक्निकल तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो मतलब अगर कोई एक पार्ट भी वीक है तो स्कोर गिर सकता है। नहीं नहीं नहीं, एक पार्ट अगर वीक है तो ये हो सकता है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, बट जो लीड होना चाहिए उसमें तीनों पार्ट में थोड़े बहुत नंबर तो आने चाहिए। जैसे कि टेक्निकल और रीजनिंग में तो नंबर अच्छे आने चाहिए। जीके जीएस में अगर 50 में से 15-20 नंबर भी हैं तो अभी के लिए ठीक है। और आपके मतलब जो आपने बोला कि वो जॉइन कोचिंग, तो उसके साथ आपने कोई टेस्ट सीरीज भी जॉइन की थी या कोचिंग का ही कोई टेस्ट सीरीज था? तो टेस्ट सीरीज तो बेसिकली मैंने एसएससी के लिए टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ली थी, ऑनलाइन टेस्ट था, तो उसी को ज्वाइन किया था मैंने प्री और मेंस के लिए, तो मुझे वहीं से काफी फायदा मिला। तो आपने 2 साल एसएससी का दिया ना, 2022 में या 23 में? हाँ हाँ। आपको दोनों में से टफ टफ लेवल किसका लगा? मतलब जैसे अभी टीसीएस ने पैटर्न चेंज कर दिया, पहले सब्जेक्टिव था, अब ऑब्जेक्टिव में चले गए हैं, तो आपको पहले वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगा या अभी वाला? अभी अभी वाला ज्यादा अच्छा लगा। पहले वाले में क्या था कि लिखना होता था तो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, और हो सकता है कि मतलब कुछ मतलब जो जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे जैसे 2022 में काफी नंबर मतलब मेरे कटे थे। 15 में से थ्योरी में नंबर बहुत कम मिले थे मुझे, 5-6 नंबर ही मिले थे। तो मेरे लिए तो ये वाला पैटर्न जो अभी ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न है काफी अच्छा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस मैंने काफी की हुई है, तो मुझे इसमें काफी हेल्प मिली थी। और पीवाईक्यू का क्या रोल था आपके उसमें एग्ज़ाम में? पीवाईक्यू का रोल ये था कि मैम पीवाईक्यू से एक जनरल आइडिया लग जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और पता ये लगता है कि मतलब हमें कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, और सिलेबस कितना है हमें। सिलेबस के हिसाब से मतलब पीवाईक्यू से एक सिलेबस का भी जनरल आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टेक्निकल का लेवल ज़्यादा टफ था या फिर नॉन टेक का? इस बार तो मैम टेक्निकल का लेवल भी टफ था, नॉन टेक में जो जीके जीएस का पोर्शन है वो भी काफी टफ था। और पिछले साल जो बीआरओ मिला था उस साल? उस साल भी टेक्निकल का लेवल तो ठीक था, बट जो जीके जीएस पिछले साल भी टफ था काफी। और करंट अफेयर का क्या लेवल था? मतलब जैसे आजकल जो पैटर्न करंट चल अफेयर्स का लेवल काफी मतलब करंट अफेयर समझ में नहीं आता था आया कहाँ से है, और करंट अफेयर्स में भी मतलब 3-4 चीजें मिक्स करके पूछे हैं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मतलब इनडायरेक्टली किसी चीज से पूछी गई है, चीजें को लेके। तो जैसे आजकल हो रहा है ना कि जो करंट अफेयर है वही हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह से मिक्स करके फिर उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हम लोग मतलब करंट अफेयर पे फोकस करें या नहीं करें? मतलब जैसे पहले क्या था कि 1 साल या 6 मंथ का स्पीडी कर लो, या फिर कोई भी ऑनलाइन कोचिंग से कहीं से भी कोर्सेज ले लो, 1 साल का नोट्स लेके उसको पढ़ लो और करंट अफेयर हो जाता था। तो आप क्या कहते हैं, मतलब कि उसमें टाइम देना चाहिए? ऐसे मतलब लोग दे देते हैं ना कि 3 महीना, 4 महीना करंट अफेयर, तो उसमें आपका क्या है पॉइंट? मैम पेपर 200 नंबर का है, 100 नंबर का टेक्निकल है, 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 नंबर का जीके जीएस है। जो 100 नंबर का टेक्निकल और 50 की रीजनिंग है, इसको अगर हमने प्रॉपर कमांड कर लिया तो 150 नंबर तो यहीं से हैं। और जो रीजनिंग और जो जीके जीएस का पार्ट है उसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और फिर इकोनॉमिक्स आता है, और फिर बायोलॉजी आता है, और फिर करंट अफेयर्स आता है। तो अगर हमने
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी भी पढ़ लिया, तो हमारे 15-20 नंबर आ जाते हैं। आ जाएँगे आराम से, जिस हिसाब से टीचर्स का पैटर्न चल रहा है अभी। करंट अफेयर्स कितना भी कुछ भी कोई 5 महीने दे या 4 महीने दे, मैक्सिमम उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला, 2-3 क्वेश्चन उसके एक्स्ट्रा सही हो सकते हैं। क्योंकि जिस लेवल का पेपर आ रहा है उसमें मतलब एक टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चे को स्कोर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि टेक्निकल सिलेबस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो टेक्निकल पढ़ने में पूरा टाइम चला जाता है, तो नॉन टेक को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अगर जैसे लास्ट का 4 मंथ अगर हो मतलब जैसे एग्ज़ाम में 3 मंथ्स या 4 मंथ्स हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब कि किस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? और कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके अकॉर्डिंग कि मतलब जैसे आपने तैयारी की, आपने पीवाईक्यू लगाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा ऐसा मतलब चैप्टर है या फिर टॉपिक है जो कि एसएससी बहुत टारगेट कर रहा है? तो ऐसा मतलब क्या होगा जो आप एंड पॉइंट पे सजेस्ट करेंगे पढ़ने को? उम, अगर लास्ट के 3-4 महीने बचे हैं और सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने पीवाईक्यू पे, टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। टेक्निकल और रीज़निंग पार्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है और मॉक टेस्ट जितना हो पाए उतना लगाना है, जिससे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। क्योंकि प्री में 200 क्वेश्चन करने होते हैं 120 मिनट में, तो पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। टाइम अगर अच्छे से मैनेज हो गया तो स्कोर हो जाएगा प्री में, वरना फिर मुश्किल होता है काफ़ी। और टेक्निकल में भी कुछ टॉपिक है, जैसे आरसीसी है, बीएमसी है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, स्टील है और सॉइल है। तो ये जो 5-6 सब्जेक्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो अगर कोई बच्चा मतलब इन पर अच्छे से फ़ोकस कर रहा है, इनके पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज़ प्रॉपर तरीके से लगाएगा, तो उसको काफ़ी हेल्प होगी। और रीज़निंग में आपके कैसे मार्क्स थे? रीज़निंग में मेरे 2022 में 40 मार्क्स थे और 2023 में 44 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। तो मतलब आपको कितना टाइम लगा था रीज़निंग के क्वेश्चन्स करने में? मैं जैसे कि 40 मिनट का मैं मतलब मैक्सिमम लेके चलता हूँ कि 40 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाएँ, उतना सफिशिएंट है। तो आपने क्योंकि सारे टेक्निकल में मैम सारे तो नहीं हो पाते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे मतलब मैक्सिमम हो जाते हैं, 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। बट मतलब यही है कि 3-4 2-3 क्वेश्चन जैसे 46-47 क्वेश्चन तक मेरे अटेम्प्ट हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि काफ़ी ट्रिकी आता है। आउट ऑफ 46-47 में ही आपको एक्यूरेसी लानी होती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे मतलब आपने कहा कि टाइम टेकिंग होता है, लेंथी पेपर होता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब उसमें जो तुक्का वगैरह मार सकते हैं या नहीं? मतलब मारना चाहिए या नहीं? जैसे मान लीजिए मैंने 100 क्वेश्चन में से 90 कर लिया और मेरे पास टाइम सिर्फ 1 मिनट है और 10 क्वेश्चन्स हैं, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? 10 क्वेश्चन है तो पहले तो क्या होता है कि अ, एक अपने जो जब हम ऑनलाइन पेपर देते हैं तो उसमें एक मार्क फॉर रिव्यू नाम का एक ऑप्शन आता है। तो मार्क फॉर रिव्यू में क्या होता है कि आप जैसे पहली बार में जब कोई पेपर जैसे पूरा देख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि फ्री के 2-3 मिनट बचे हैं और आपको सिर्फ मतलब अपने मतलब देखना है कि अब 10-12 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन 10-12 क्वेश्चन में जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन लगाए हुए हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करिए और वो अटेम्प्ट हो जाए तो फिर सफिशिएंट है। ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मतलब जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम लोग पोर्शन चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा पहले हुँ। इंग्लिश कुछ दे सकता है, तो आपको क्या लगता है कि पहले किस किस वाले पोर्शन को टारगेट करना चाहिए? मतलब हर आदमी का तो अपना अलग-अलग तरीका है पेपर सॉल्व करने का, बट मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं पहले टेक्निकल को, फिर रीज़निंग को, फिर बाद में जीके, जीएस को अटेम्प्ट करता था। ओके, तो आपने मतलब जैसे बोलते हैं कि सिलेक्शन लेना है तो 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं मैक्सिमम 5-6 घंटा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता। तो फिर मतलब की क्या है? सक्सेस का की क्या कहना चाहेंगे? मतलब कंसिस्टेंसी या फिर टाइम? दोनों ही है, कंसिस्टेंसी दो मैं ये नहीं है कि मतलब एक दिन 5-6 घंटा पढ़ा तो मतलब एक दिन 10-12 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़े। मेरा ये है कि कम पढ़ो पर रोज़ पढ़ो। 5-6 घंटे ही दो अपने आप को पढ़ाई में, बट रेगुलर दो और 5-6 घंटे फ़ोकस होके पढ़ो। और मतलब जैसे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो रीज़निंग है, तो उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं, उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए जितनी मतलब टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि जैसे टेक्स्ट बुक में क्या होता है पहले न चैप्टर वाइज़ है, उसके बाद टॉपिक वाइज़ है, उसके बाद सेक्शनल वाइज़ है, फिर पूरा मॉक है। तो जो टॉपिक वाइज़ लगाएँगे तो टॉपिक वाइज़ से क्या होगा कि हमारा जो रीज़निंग में जितने अलग-अलग टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसकी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। देन सेक्शनल में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, फिर मॉक में भी हम मतलब टाइम को अच्छे से मैनेज करके कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हमें रियल टाइम एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होता है। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन-कौन सी बुक्स हैं जो आपने फ़ॉलो की थी? जो जैसे कि जो एक तो अपने नोट्स हो गए, जितने हमने नोट्स बनाए हैं वो तो फ़ॉलो करना है। उसके बाद एक टू द पॉइंट ध्यानपाल सर हैं, उनका एक शॉर्ट नोट्स है तो उसको उसको मतलब उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी। जो मतलब छूटे जो मेरे मतलब जो छूटे हुए कॉन्सेप्ट थे वो मैंने वहाँ से पढ़ के काफ़ी मतलब मुझे हेल्प हुआ और एक सिविल बूस्टर नाम की किताब आती है। तो ये 3 चीज़ से मैंने मॉडिफाई किया था अपने लिए। और कोई मतलब आपको कोई ऐसी बुक लगी हो जो मतलब आप रिकमेंड करते हैं सबको कि ये तो लेना ही है? एसएससी जेईई के लिए मैं अगर बताऊँ तो सिविल बूस्टर की जो बुक आती है और पीवाईक्यू आती है आईएएस मास्टर की, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बुक तो लेनी ही लेनी है अगर मतलब अच्छे नंबर लाने हैं तो।
और अभी आप मतलब सीपीडब्ल्यू के बाद आगे का पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखेंगे या फिर फाइनल है कि अभी इसके बाद कुछ नहीं करना है? मैम डिपेंड करता है मूड के ऊपर, कुछ आएगा अच्छा फॉर्म-वॉर्म आएँगे तो देखा जाएगा वरना इसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपको बीआरओ मिल गया था, तो आपको मतलब आपने रिस्क लिया कि आपने दोबारा मतलब किया, बहुत लोग हैं कि एक मिल गया डिपार्टमेंट तो छोड़ देते हैं। तो आपके पेरेंट ने आपको सपोर्ट किया मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मतलब गैप हो रहा है, ले मत ले ऐसा कुछ? बोला था मैम बट मैंने उनसे कहा था कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने बीआरओ को मतलब छोड़ा नहीं था, मैंने उसको एक्सटेंशन पे रखा था उसकी जॉइनिंग को। मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है वरना फिर बीआरओ चला जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ज़्यादा मैंने कुछ कहा नहीं था कि मेरा हो ही जाएगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा था। जी, तो अभी मतलब जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप जो नया पैटर्न है उसके बारे में कुछ बता पाएँगे तो? नया पैटर्न यही है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न हुआ है मेंस में, पहले सब्जेक्टिव होता था। ऑब्जेक्टिव में यही है कि मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है उसमें नंबर अच्छे खासे स्कोर किए जा सकते हैं। बट क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जो सिली मिस्टेक्स जो होते हैं अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर काफ़ी बेकार नंबर हो जाएँगे। नंबर काफ़ी बेकार आएँगे, अगर सिली मिस्टेक्स को हमने मतलब कंट्रोल कर लिया और एक्यूरेसी अपनी अच्छी बनाए रखी, तो नंबर ठीक-ठाक आ जाते हैं। बट सब्जेक्टिव में क्या होता था कि सब्जेक्टिव में उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जिनको मतलब लिखना अच्छे से आता है या उनकी राइटिंग अच्छी है। बट जो बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है उनको काफ़ी लॉस होता था। तो मुझे भी मतलब काफ़ी लॉस हुआ था 2022 में। बट 2023 में ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे क्या है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। तो ये पैटर्न अच्छा है मतलब पहले से। और जो मतलब अभी जे जैसे बहुत लोग हैं ना कि 2 साल 3 साल से मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका नहीं होता है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि वो चीज़ क्या चीज़ है जो वो छोड़ दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? मैम जो 2-3 साल से अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका अगर नहीं हो रहा तो बस कुछ मतलब कुछ 3-4 नंबरों से ही रह जा रहा होगा उनका मैक्सिमम। तो बस यही है उनसे कि उनको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें। प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें उतने करें और एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल टेंशन फ्री होके पेपर दें। ज़्यादा टेंशनाइज़ होके पेपर देने से भी नंबर कम हो जाते हैं। ओके, तो आदित्य लास्ट क्वेश्चन अगर सीपीडब्ल्यू में अगर आपका नहीं होता और आपको फिर से बीआरओ मिलता और रैंक दोनों में सेम होती मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता तो आप कौन-सा वाला प्रेफ़र करते? लास्ट ईयर वाला कंटिन्यू रखते या इस साल वाला? मैं भैया तो मैंने भरा ही नहीं था इस साल मैंने अपना जो प्रेफ़रेंस फॉर्म था। एक बार जब मिल गया तो उसको दोबारा भर के सीट वेस्ट करने से क्या फ़ायदा? तो इस किसी अच्छे को किसी नीडी लोग को सीट मिल जाती, इसलिए मैंने बीआरओ नहीं भरा था, मैंने बस सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस और सीडब्ल्यूसी भरा था। बस मैंने ये 3 पोस्ट प्रेफ़रेंस डाले थे, तो मुझे इनमें से कुछ एक मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो सीपीडब्ल्यूडी मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है। और नहीं अगर सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिलता तो मैं जो पिछले साल वाला बीआरओ था उसको कंटिन्यू करता। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य आपने अपना टाइम निकाला और अगर आप लोग को भी अगर कोई डाउट है और कुछ पूछना है आदित्य से तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू आदित्य।